नमस्कार, मैं राजीव डुमरी में बैठा हुआ हूँ और डुमरी में तमाम सारे चीज़ों को दिखा रहा हूँ आपको। और डुमरी में बहुत सारे प्रतिनिधि के साथ साथ जनता के गतिविधियों पर नज़र रखता हूँ। मेरे एक अलग अंदाज के लिए आपने मुझे बहुत प्यार किया है झारखंड में। सबसे पहले तो मैं जोहार करता हूँ। जोहार, भोजपुरी में हम तोहार। आज हम बैठे हुए हैं मंसूर आलम जी के साथ, जो कि अपना दावेदारी पेश कर चुके हैं डुमरी विधानसभा से। ये भी प्रत्याशी हैं जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनके चेहरे से बहुत वाकिफ़ होंगे आप। और एक अलग प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। क्या क्या सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और क्या क्या समाज को दिया है अभी तक इन्होंने। पहले इनके मुखारबिन से सुनते हैं, उसके बाद इस संस्करण में आगे बढ़ेंगे। स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। परिचय से इस संस्करण का शुरुआत कीजिए। परिचय तो भाई अगर खुद से मैं दूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है, जनता है। बहुत बड़ा स्थान है समाज में आपका, लेकिन कहीं ना कहीं एक औपचारिक रूप से जब हम लोग किसी प्रतिष्ठान को शुरू करते हैं तो वो बोलना ही पड़ता है ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चूँकि हमारा एक मैनिफेस्टो में शामिल है कि मैं हारूं या जीतूं। मैं 4 निश्चय को लेकर के चुनावी मैदान में हूं। और राजनीति हमारा व्यापार नहीं है, राजनीति जनता तक पहुंचने का एक माध्यम है हमारा। अच्छा, कुछ बोले मंसूर आलम जी, उससे पहले ये बताइए कि अब तक का राजनीतिक जीवन में इतिहास क्या रहा है? क्या जीते, क्या हारे, कौन सा परिवेश को देखा, क्या अनुभव रहा राजनीति में, क्या जीते हैं अब तक और क्या 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 लड़े हैं? देखिए, हम बड़ा ग्राउंड से, जो पंचायती राज संस्था, जो ग्राम सभा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा है। और ग्राम सभा का मैं जो सबसे निचला पायदान होता है वार्ड सदस्य। और वार्ड सदस्य से हम जो है वार्ड सदस्य चुनाव निर्विरोध जीते, उप मुखिया बने। उप मुखिया से कुछ के दिन के बाद मैं प्रभारी मुखिया रहा। प्रभारी मुखिया के बाद मैं फिर जो है जिला परिषद का चुनाव लड़ा। और चुनाव जब लड़े तो पहले हमारा क्षेत्र था अतकी धावा टणवा से मैं रनर रहा। फिर वहाँ महिला आरक्षित हो गया सीट, तो महिला हमारी वाइफ भी हेल्थ ऑफिसर है झारखंड गवर्नमेंट में। और वो लेक्चरर भी थी पहले। जी, डॉक्टर रुमाना परवीन हमारी वाइफ है। और अभी रांची में वो पोस्टेड है, हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे वो है अभी। तो चूँकि हमारा जब फिर लेडी सीट हो गया आरक्षित, महिला आरक्षित, तो फिर मैंने जो क्षेत्र को चेंज कर दिया। और चूँकि हमारा घर कई जगह है, यहाँ पे 3-4 जगह घर है, तो मैंने फिर जो क्षेत्र चेंज करके जहाँ पे अनारक्षित अनरिजर्व सीट था वहाँ से चुनाव लड़ा। और जनता ने फिर से प्यार देने का काम किया। मैं समान रूप से भाई क्षेत्र, यहाँ पर लोग क्षेत्र चेंज करके 200 वोट नहीं ला पाता है, वहाँ पर हमको लगभग 8,000 साढ़े 8,000 जनता वोट दिया। तो एक सम्मान शुरू से जनता देते आया। और मैं तो अभी बताया कि भाई राजनीति हमारा कोई व्यापार का एक जरिया नहीं है, मैं जनता तक पहुंचने का, जनता का सेवा करने का एक साधन है। मैं हारूं या जीतूं, जनता के लिए 4 निश्चय लेकर के आया हूं। कि भाई पहला, यहाँ पर बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हमारे यहाँ थे, लेकिन एक महिला कॉलेज नहीं खोला पाए। पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपना शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद एक भी महिला कॉलेज नहीं है। आज बहन बेटियों जो वातावरण आप देखिएगा कि तो उनके कार्य के लिए तो उनको टाइगर बोला जाता है। अब टाइगर, भाई कार्य के लिए विकास पुरुष बोला जाता है। अगर किसी को आप नवाजिएगा उपाधि से, अगर वो विकास करते तो विकास पुरुष कहलाते। अब टाइगर क्यों कहला रहे हैं और टाइगर का क्या काम है? तो भाई जगन्नाथ महतो के लिए हमारे दिल में भी उनका सम्मान है। मैं भी तो लेकिन जो है, अब टाइगर किस नाम से नवाजा गया, उनका इतिहास उनके साथ है, हमारा तो नहीं है। लेकिन अगर विकास वो करते तो हमारा यहाँ। तो 4 निश्चय में आपने क्या क्या बताया? 4 निश्चय हमारा है कि जो जगन्नाथ महतो जी नहीं किए हैं, यहाँ पर महिला कॉलेज का निर्माण नहीं किए। मैं निश्चित रूप से हारूं या जीतूं। अगर जीत गया तो सरकारी महिला कॉलेज खुलेगा, हार गया तो प्राइवेट महिला कॉलेज खोलने का काम करेंगे। नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है और बीएड कॉलेज है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। शुरुआत मेरी छोटी ही है। मैं अभी जॉइंट वेंचर पे पैरामेडिकल कॉलेज भी चलाता हूँ। और निश्चित रूप से हम लोग मई सेशन में, मैं तो बता रहा हूँ कि आज चुनाव 20 को ख़त्म होगा, 21 से मैं महिला कॉलेज खोलने के लिए प्रयासरत रहूँगा। और वे 2025 का सेशन अप्रैल मई में हम एडमिशन लेना चालू कर देंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि परिणाम कुछ भी हो, परिणाम से हमारा बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी मैं जब अपने आँखों से देखता हूँ कि हमारी बच्चियाँ 50 किलोमीटर दूर से टेम्पू में लटक के आती है, बस में जो है धक्का खा करके आती है यहाँ पर पढ़ने के लिए। उसके बाद भी परिजनों के, माँ बाप के मन में एक तो ये लगा रहता है शंका कि बेटी कॉलेज में जा रही है, वातावरण क्या है। 24 साल में झारखंड का शिक्षा स्तर यहीं तक है, तो भाई कौन है जिम्मेवार? जिम्मेवार यहाँ की सरकारें हैं। तो कितने तरह के सरकारों ने राज्य किया है 24 साल में, ये भी बता झारखंड में सबसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ पर शासन करने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी शासन करने का काम किया। क्यों है कि डुमरी विधानसभा के बच्चों को 50 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहे हैं? तो अब वही तो, ये दुर्भाग्य की बात है। जब हमें होश आया, हमको लगा
कि भाई चूँकि मैं रांची भी रहता हूँ, हमारा वहाँ पर भी एक निवास स्थल है, लेकिन मैंने जब डुमरी में आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना भी ज़रूरी है। राजनीतिक तौर पे चूँकि राजनीति में लोग आता है वोट, ये 20 दिन का त्यौहार रहता है, लोग मना के चले जाते हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो गौन हो जाता है। तो बहरहाल 4 निश्चय में आपने शिक्षा तक की बात की, उसके बाद उसके बाद हमारा एक स्वरोजगार से जोड़ने का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र के लिए। पलायन। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। आज देखिएगा कि बाल-बच्चा लोग गाँव में रहता है। आप गाँव में देखिए, हमारे गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, सिर्फ़ महिला मिलेगी। पलायन मैंने आंखों से देखा है। हाँ, आपको अगर गाँव में हमारा 50 महिला है तो पुरुष 2 ही लोग हैं। बाकी 48 पुरुष जा कर के बाल-बच्चों को छोड़ कर के, माँ-बाप को छोड़ कर के मुंबई में रहता है। सरकार की भी योजना है, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना है, मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना है, कल्याण विभाग द्वारा संचालित कई योजना है। लेकिन वो सब्सिडी की राशि भी धरातल पर उतर नहीं पाता। ये अफ़सरशाही के जो है लाल फीताशाही के हवाले हो जाता है। अभी अनुदान की राशि मैं आपको बता देता हूँ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना है, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना है और सरकार का बजट मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का सिर्फ गिरिडीह जिला का 6 करोड़ रुपया है, जिसमें 4 करोड़ रुपया वापस चला जाएगा मार्च में। अनुदान की राशि फंड खर्चा ही नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं होता है। आप पूछ लीजिए, हमारे पास इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या किसी को आज तक लाभुक को इनको जानकारी नहीं है? फंड खर्च मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में पता नहीं इनको, रोजगार सृजन फंड खर्चा नहीं हो रहा है, तो ज्ञान का कमी है कि नीयत का कमी है कि विचारधारा का कमी है या फिर कोई द्वेष है? इस चारों में क्या है? नहीं, जानकारी का अभाव है। नॉलेज। जागरूकता नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं है कि ये योजना गांव तक अंतिम पायदान पे। तो वो कौन लोग जीत रहे हैं डुमरी से भाई, कि योजना विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठ नहीं पाते हैं क्या? अब तो भाई देख लीजिए, हमारे यहाँ बेबी देवी जीती है और जगन्नाथ महतो जी 20 साल तक रहे, लेकिन वो इंटर में एडमिशन, जब शिक्षा मंत्री रहे तो वो इंटर में एडमिशन लिए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, शिवा महतो हमारे यहाँ थे तो शिवा महतो उनकी जो है वो साक्षर भी नहीं थे। तो कैसे लोग जीत रहे हैं आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अभी जयराम बाबू जो है परिवारवाद का देख रहे हैं कि परिवारवाद हटाओ, अजबे किस्म का रहस्यमय बात कर रहे हैं आप जी, क्या बोल रहे हैं? ये सब सत्य है? भाई आप देख लीजिए ना मैनिफेस्टो में, आप उनका बैनर में, पोस्टर में देख लीजिए। तो हमारा कहना है कि डुमरी के लिए दोनों चीज़ अभिशाप है। डुमरी के लिए परिवारवाद भी अभिशाप है और लोकतंत्र के लिए भी। मैं सिर्फ डुमरी की बात नहीं कर रहा हूँ, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है और जातिवाद भी। देश आजाद, कोई संशय नहीं है आपकी बात में, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आप जातिवाद देख लीजिए। मैं जातिवाद की इसलिए बात करता हूँ कि देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, उसके बाद से सिर्फ मुरली भगत यहाँ पर एक जो है गैर महतो विधायक बने हैं। महतो मेरे गोतिया हैं, मेरे अपना सहिया बाप हैं। महतो से मेरी सबसे ज़्यादा मित्रता है। हमारे अगल बगल में भी बैठेंगे आपके, ये देख लीजिए, ये भुवनेश्वर महतो जी है, ये हमारे अंबुज महतो जी है, वो सिकंदर भाई हैं और भी कई लोग। हमारी जितनी मित्रता है, अगर 100 मित्र हैं तो उसमें से हमारा 80 महतो समुदाय के लोग, उनके साथ हमारी सूरी दोस्ती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे परदादा ने वोट दिया महतो समाज के लोगों को, हमारे दादा ने भी दिया, मेरे अब्बा भी ने दिया, मैंने खुद दिया। तो एक बार हम बोलते हैं कि भाई आपको 77-70 सालों में मैंने आपके ऊपर एहसान किया है, एक बार आप गैर महतो को भी जो है अपना मतदान आपने कहा जाति तो बनाने का काम करिए। हाँ, ठीक बात हो गया। आपने कहा कि जातिवाद और परिवारवाद, मैं पटना से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिहार से, तो हम लोग 2000 में अलग हुए थे दोनों भाई, ठीक है। तो एक वहाँ तक का फेज था लगभग 70 साल, आप कह सकते हैं, लगभग कह सकते हैं, अगर आज़ादी के 5 साल पहले से जोड़ देंगे तब, जब अनाउंसमेंट, हाँ लगभग 50 साल, और बाकी का 24 साल इधर, यानी 75 साल हो गया। तो 75 साल में 2 खंड में सरकारों को देखिए। 2000 से पहले तक जब हम लोग कंबाइंड थे तो लालू यादव जी का सरकार हुआ करता था और सोरेन बाबू सब साथ में काम करते थे, एक कम्युनिस्ट हुआ करते थे एक समय में। और बंटने के बाद हम लोग इधर आए, फिर मतलब 24 साल इधर, तो 24 साल में बीजेपी और सोरेन जी का सरकार, राइट। और फिर से एक नया मुहिम जिसमें आप लोग जैसे युवा लोग हैं, जयराम जी जैसे लोग हैं, मतलब एक राजनीति में नया परिवर्तन और नए नए चेहरा आ रहे हैं। तो डुमरी में जो 12 कैंडिडेट है ना, मैं सही हूँ अगर तो 12 कैंडिडेट में मंसूर आलम अपने आप को कौन सा तस्वीर के रूप में, कौन से स्थान पे देखते हैं? क्या महसूस करते हैं आप अभी के राजनीति में, जो कि डुमरी में जहाँ मैं बैठा हूँ? देखिए, मेरा स्थान किस पायदान पे हो राजनीतिक तौर पे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि जो काम जीत करके भी अगर जगन्नाथ महतो, लालचंद महतो, शिवा महतो नहीं कर पाए, मंसूर आलम वो करके दिखा देगा। मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूँ। नियत वाला बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये हम अपने आप को, मेरी जो स्थान है, मेरा स्थान छात्रों के बीच में है, मेरा स्थान बेरोजगार के बीच में है, मेरा जो स्थान है वो युवाओं के बीच में है, महिलाओं के बीच में है।
मतलब आप इलेक्शन हारे या जीते, आपका जंग और लड़ाई जिसके खिलाफ है जारी रहेगा। मेरा जंग है शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए और स्वास्थ्य के लिए। ये जंग मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे आप जीते या मैं हारे। जीतूं या हारूं, ये मेरे लिए एक चुनौती है, महिला महाविद्यालय का स्थापना करना। और मैं आपको वचन देता हूं कि 2025 के जो सेशन चालू होगा अप्रैल मई में, मैं निश्चित रूप से मैं छात्राओं का एडमिशन लेना चालू करूंगा। महिला कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे मैं खुद के संसाधनों से करूं या व्यवस्था करूं या मित्रगणों के सहयोग से करूं। अगर मैं हार जाता हूं तो पर भी मैं प्राइवेट महिला कॉलेज खोलने का जो है काम करूंगा। ये मेरा निश्चय में शामिल है। अच्छा, थोड़ा दशा से दिशा की ओर बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए, 12 लोग हैं जिसमें से आप भी हैं। संविधान सबको बराबर हक देता है और उस हक के हिसाब से जब एक ईवीएम मशीन आएगा तो उसमें बड़े गर्व के साथ आपका भी फेस दिखेगा, वो निशान रहेगा। तो इस बराबरी के लड़ाई में मुझे एक बात बताइए कि अपने बारे में आपने बखूबी बताया कि मैं जीतूं या हारूं, क्या है क्या परिवेश रहेगा 20 तारीख के बाद, वो सब सामने होगा। लेकिन आप 11 में से किसको चुनेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं मुझसे लड़ने लायक यही है, बाकी ये 10 लोग मेरे से नहीं लड़ सकते? क्योंकि आप किसी से तो लड़ रहे हो, तो 11 लोग से नहीं लड़ रहे हो, एक ही लोग से लड़ रहे हो, तो वो कौन है से लोग? बड़ा टेढ़ा सवाल है, सोच के जवाब दीजिए। देखिए, लड़ाई तो 12 अगर कैंडिडेट खड़ा है तो 12 से ही लड़ाई है। अब जनता चुनना है कि भाई किनको बहुमत देने का काम करता है। और रही बात सैद्धांतिक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये बड़ी बात। हम तो सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे जैसा, अब जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोग, हमारे समुदाय का आप सर्वेक्षण किए होंगे, आप बोले भी रहे थे भाई मुस्लिम लोग का वोट 80% 70% जा रहा है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज से नहीं, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई, प्रथम विधायक शिवा महतो डुमरी विधानसभा से जीत के गए थे। और मुसलमान लोग उस टाइम से वोट देते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय को आज तक ना विधायक प्रतिनिधि बनाया गया, ना बेसूत्री अध्यक्ष बनाया गया, ना प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया, ना घोषणा तो सब करते हैं, घोषणा। हमारा कहना है कि 20 साल से आप हैं, जगन्नाथ महतो जी हैं, बेबी देवी रही, कहाँ एक मुसलमान को अधिकार दिया? मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, हमारे डुमरी विधानसभा में बर्णवाल भी रहते हैं, जायसवाल भी रहते हैं, भगत भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। आप अगर विधायक प्रतिनिधि बनाए तो पाँचों को समान रूप से बनाइए। ऊपर घाट का एक किसी और समुदाय का बना दीजिए, नावाड़ी का अलग बना दीजिए, चंद्रपुरा का किसी यादव जी को बना दीजिए, पूर्वाखंड से किसी मंडल जी को बना दीजिए, डुमरी से किसी मुसलमानों को बना दीजिए। तो एक समन्वय स्थापित करके चलना चाहिए था। डुमरी के बारे में आपने कहा, लेकिन बीजेपी तो बोल रही है हमने राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी को हमको वोट दो। भाई स्टाम्प पेपर बना दिए हैं वो। जिस तरह मनमोहन सिंह को ये लोग बोलते थे कि जेरोक्स मशीन है, कि जो सोनिया गांधी टाइप करेगी वही निकलेगा, तो द्रौपदी मुर्मू भी यही है। कहाँ आपका जो है संसद भवन का उद्घाटन कहाँ करने दिया उनको? आज राष्ट्रपति का जो असल उद्देश्य है, जो उनका एक गरिमा है, उस गरिमा का हनन करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। जी बिल्कुल, बीजेपी ने। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि जीते या हारे शिक्षा वाला काम तो 100% हो जाएगा। डुमरी विधानसभा में 85% अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरा कुछ दायरा है, मैं उस दायरे के बाहर नहीं जाता क्योंकि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूँ। अगर मैं टीवी से होता तो मैं भी रिसेप्शन पे जाके लड़ने लगता, रिसेप्शनिस्ट से कि आपके डॉक्टर कहाँ हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं देखा हूँ तो जहाँ पे जीवन बटता है वहाँ पे मौत बट रहा है। अगर अस्पताल में 25 मरीज है भाई, तो अगर 25 में से कम 6 डॉक्टर भी नहीं है टाइम पे, पता नहीं कितने बजे आ रहे हैं। लेकिन तो फिर शिक्षा के बारे में बोला, अब अस्पताल के बारे में भी बोलिए कि मतलब अस्पताल ऐसा क्यों है? देखिए, अस्पताल को मैं तो बहुत नज़दीक से जानता हूँ, क्योंकि मेरे भी प्राइवेट नर्सिंग होम है और मेरी वाइफ भी इसी डिपार्टमेंट की हेल्थ ऑफिसर है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को मैं बहुत नज़दीकी से जानता हूँ, बहुत नज़दीक से मैं जानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके टोटल कार्यों को मैं जानता हूँ, बड़ा नज़दीकी से मैं स्वास्थ्य विभाग को जानता हूँ। आपको एक बड़ा कड़वा सच्चाई बताते हैं, जितने स्वास्थ्य पदाधिकारी रहे या चिकित्सक रहे, आप रांची में चले जाइए, जहाँ पर मतलब आबादी आपका 200 नहीं है, और वो लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा करके रांची में अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाते हैं और रांची में रहते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो उसको वैकल्पिक तौर पे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे दूसरे सेंटर से उसको मेकअप किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे आप पूरा भरा हुआ है। देख लीजिए रांची में आपका CHO का, आपको मैं बता देता हूँ कि रांची में
मतलब सीएचओ का एक भी सेंटर, जहाँ पर सेंटर क्रिएटेड नहीं किया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, वहाँ पर भी सीएचओ की वैकेंसी है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़रूरियात का चीज़ है, वहाँ पर सारे सीएचओ, जबकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद है, डॉक्टर हमारे यहाँ आना नहीं चाहते हैं, और सारे लोग अड्डा जमा करके रांची में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर बंगाल नहीं, में बैठे हुए हैं। तो ये सरकार, ये तो विधायक को चाहिए ना। हमारा जो बेबी देवी मंत्री है या जगन्नाथ महतो मंत्री रहे, तो इनको चाहिए था ना कि डॉक्टर्स की नियुक्ति करने के लिए क्या एक बार हेल्थ सेक्रेटरी को लिखते आ जाता, मिशन डायरेक्टर को एक बार ये एक लेटर लिख देते कि हमारे यहाँ चिकित्सक की कमी है, तो मिशन डायरेक्टर एक लेटर जारी करता, हमारे यहाँ 10 गो डॉक्टर पहुंच जाता। ये तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, या तो जानकारी का अभाव है। जगन्नाथ महतो जी आप जो भी बोल दें, लेकिन हमारा कहना है कि उनके पास मुख्यमंत्री, उनका खुद वो मंत्री, उसके बाद भी अगर डुमरी विधानसभा में डॉक्टरों की कमी है, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारे आदरणीय जगन्नाथ महतो या बेबी देवी, अगर इनको थोड़ा सा भी इच्छा शक्ति रहता, तो एक लेटर लिखते ये मिशन डायरेक्टर को, हेल्थ सेक्रेटरी को, सिर्फ फ़ोन कर देते, तो एक भी सेंटर में डॉक्टर की कमी नहीं रहता, हेल्थ ऑफिसर की कमी नहीं रहता, जीएनएम का कमी नहीं रहता, एएनएम का कमी नहीं रहता, पैरामेडिक्स की कमी नहीं होती। लेकिन करना नहीं चाहते लोग, या तो जानकारी के अभाव में नहीं करते, या तो जनता को भुगतने के लिए छोड़ दिए हैं ये लोग। ज़्यादा दूर जाने का बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे। मैं यहीं के अस्पताल का बात कर रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए। मैं देखा हुआ हूँ भाई, मैं तो सारे चीज़ों को नज़दीक से देख रहा हूँ, और मैं तो बताता हूँ कि मुझे तो इतनी जानकारी है कि अगर विधायक नहीं भी करे हाँ। तो निश्चित रूप से मैं कर सकता हूँ इन चीज़ों को, और मेरे प्रयास से यहाँ पर कई चीज़ें हुई है। अभी मैं एक अभी चूंकि है आचार संहिता का ये हो गया मामला, वरना मैं यहाँ पर एक ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के लिए हेल्थ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा हूँ कि हमारे, आप देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग पूरा जो है डकैती कर रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी पे ये लोग 15,000 रुपये ले रहे हैं, सिजेरियन डिलीवरी पे 40,000 रुपये ले रहे हैं। जो सिजेरियन नहीं होना है उसको भी सीजर कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल का लोग, और किसी महिला का जीवन को खराब कर रहा है। एक बार किसी महिला का अगर सीजर ऑपरेशन हो जाता है, पूरी जिंदगी वो एनीमिया की शिकार रहती है, खून का कमी हमेशा उसको रहता है। तो ये चीज़ों पे अंकुश लगना चाहिए। मैं अभी बता देता हूँ कि मैं हारूं या जीतूं, ये इन सब चीज़ों पे अंकुश लगेगी। आज अगर हमारा एक जीएनएम रहता तो नॉर्मल डिलीवरी होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता। तो दोहन शोषण विधायक के अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन से हो रहा है। ग्रामीणों को जो शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं विधायक लोग का प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों के साथ संलिप्तता है इसके, और उस संलिप्तता में विधायक के पास लोग कंप्लेंट भी करने जाता है कि विधायक जी देखिए नॉर्मल डिलीवरी की 20,000 ले लिया, और उसके बाद भी विधायक या मंत्री अगर संज्ञान में मामला नहीं ले रहा है, तो ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है। अच्छा चलिए, तीखा सवाल ले लीजिए। बेबी देवी जी से लड़ाई है आपका कि जयराम महतो से? देखिए अभी देखिए नहीं, लिपापोती मत कीजिए। लिपापोती नहीं, निश्चित रूप से सैद्धांतिक लड़ाई हमारा जो है बेबी देवी के साथ कहीं ना कहीं। शिक्षित आदमी है आप, हमको नहीं जीतने दीजिएगा। आप कोई ना कोई तेला बेला करके हमको हरा के भेजिएगा यहाँ से। बिल्कुल, देखिए हमारा सैद्धांतिक लड़ाई में बेबी देवी के साथ मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैंने उनको वोट दिया है, तकलीफ हमको है कि पूजनीय है भाई, इसमें कोई संशय नहीं है। गरिमामयी उपस्थिति रहा है, उस परिवार का रिस्पेक्ट अधिकार नहीं दिया उन्होंने। रही बात जयराम बाबू का, तो जयराम बाबू के साथ कहीं ना कहीं उस जिस मुद्दे को लेकर के स्थानीयता झारखंडियत 1932 खतियान को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसी विचारधारा का मैं भी हूँ। मैं भी ये बात को बोलता हूँ कि रास्ता जनता कंफ्यूज हो जाएगा, केकरा वोट दे भाई, मंसूर आलम को वोट दे। अगर लगता है कि मंसूर आलम जयराम महतो का तारीफ करे तो मंसूर आलम को कैसे वोट दे? नहीं, तारीफ में कहाँ किया, मैं बोल रहा हूँ कि उनकी जो मंशा है, अब झारखंड के लोगों को देख लीजिए, मनसा या विचार, उनका विचार उनका ये है कि भाई 1932 खतियान लागू होना चाहिए। तो ये झारखंडियों सभी लोग का एक ख्वाहिश है कि होना चाहिए। आज अब थाना में, चूंकि आप भी बिहार से हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं आप नहीं, बाहर से नहीं जाओ, आप आए हैं, सकारात्मक कार्य कीजिए, आपका स्वागत करेंगे। आज लोग आप ही लोग बोलते हैं कि हम आपके कोयला पर नहीं बैठेंगे, हम आपके जंगल पत्ती पर नहीं बैठेंगे, हमको कोई शौक नहीं, हम अपन रिपोर्टिंग करेंगे, निकल जाएंगे सर। नहीं, आप कोई बात नहीं, लेकिन काम करने आ सकता है ना आदमी झारखंड में। बिल्कुल, आप स्वागत है झारखंड के। मैं पत्रकार हूँ, मैं क्लियर बोल देता हूँ कि किसी भी राज्य के संसाधन के ऊपर सबसे पहला अधिकार वहाँ की जनता का होता है। ठीक हो गया, समर्पण भाव से बोल दिया। आपको इतना शिक्षा व्यवस्था पे आपको कदर होना चाहिए। बजा दीजिए घरे बैठे बैठे मेरे इस बात पे ताल्लुक से। सुंदर बल्लाइन हो गया कि नहीं, कि किसी भी राज्य के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार वहाँ के स्थानीय लोग का होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बिहार में जाकर उत्तर प्रदेश से 50 आदमी नौकरी करेगा तो हमको कैसा लगेगा? बिल्कुल सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत बड़ा मामला है।
नहीं, मैं आपको वही ले जा रहा था कि साहेबगंज के बारे में कुछ कहिए। हम तो बोलते हैं कि साहेबगंज में ये लोग विधानसभा में कुर्सी तोड़ा तोड़ी हो गया था, रणधीर सिंह वगैरह, निशिकांत दुबे के लोग कुर्सी पूरा फेंका फेंकी विधानसभा के अंदर हो गया था कि बांग्लादेशियों लोग का घुसपैठ हो गया। अनंत ओझा वगैरह लोग सब लोग ये मामला उठाए थे। और वहां से फिर विधानसभा की कमेटी ने, विधानसभा अध्यक्ष ने जांच प्रतिवेदन मंगवाया। जांच प्रतिवेदन में उपायुक्त महोदय के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया कि एक भी बिल्कुल 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 वहां के उपायुक्त ने, आप रिकॉर्ड जाके उपायुक्त से बात कर लीजिए, और विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाया गया था कि बांग्लादेशी लोग का अतिक्रमण हुआ है, भरोसा है। और उसी जो विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था, उसी मुद्दे के आलोक में एक विधानसभा स्तरीय कमेटी का गठन किया और उसके अध्यक्ष उपायुक्त महोदय, और उपायुक्त महोदय के जांच प्रतिवेदन में ये स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि पूरे संथाल परगना में एक भी बांग्लादेशी नहीं है। तो भाई उपायुक्त जा करके पूछिए कि एक भी बांग्लादेशी है कि नहीं। लेकिन एक बात का मैं बता देता हूँ कि बांग्लादेशी से ज्यादा त्रस्त, अगर बांग्लादेशी एक भी घुसा है, मैं उसका विरोधी हूँ। अगर झारखंडी का हक लेने के लिए कोई बांग्लादेश से क्या, कोई दुनिया का कोई भी कोना से, दुबई से आ जाए, अमेरिका से आ जाए, श्रीलंका से आ जाए, पाकिस्तान से आ जाए, मैं विरोध करूंगा इस बात का। झारखंडी का आजीवन या सिर्फ चुनाव तक? आजीवन करूंगा। मेरा कोई बांग्लादेश से आ जाए, कोई पाकिस्तान से आ जाए, मैं विरोध करूंगा, खदेड़ के भगाने का भी काम करूंगा। लेकिन बांग्लादेशी से ज्यादा समस्या यहाँ पर बाहरी लोग हैं। आप देख लीजिए ना, हम तो अब बोलते हैं कि आप थाना में चल जाइए, बाहरी लोग का आतंक है। आप चल जाइए ब्लॉक में, बाहरी लोग घुस बिना पैसा लिए म्यूटेशन नहीं करेगा कर्मचारी लोग, जितने बिहार कैडर के हैं। आप देख लीजिएगा कि एक म्यूटेशन पे 20,000। बांग्लादेश के बारे में मंसूर आलम जी बोलिएगा कि बांग्लादेश में से ज्यादा घुसपैठ बाहरी लोगों का है, तो दूसरे एंगल से सोचेगा आपका वोटर। अरे हम बता रहे हैं कि बांग्लादेश से मोहब्बत जो सोचते हैं ना, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी से मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी करती है। सबसे ज्यादा अगर प्रोत्साहन और लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है बांग्लादेश को, तो भारतीय जनता पार्टी। शेख हसीना को बिठा लिया गोदी में। अरे हम बता रहे, आप झारखंड का कोयला, झारखंड का पानी, झारखंड का धरती और बिजली उत्पादन प्लांट अदानी कहाँ लगाया है? गोड्डा में। और गोड्डा का सांसद कौन है? निशिकांत दुबे। और प्लांट कब लगा? रघुवर दास की सरकार में। स्थानीय जब आदिवासियों ने उनका विरोध करने का, अदानी पावर प्लांट का विरोध किया, तो यही जो है निशिकांत दुबे के संरक्षण में आदिवासियों के ऊपर गोली चलाई गई, आदिवासियों को मार के भगाया गया। और ये पानी मेरा झारखंड का, बिजली झारखंड का, कोयला झारखंड का, और बिजली सप्लाई होगा बांग्लादेश को। ये अदानी और निशिकांत दुबे खुद बिजली का सप्लाई निशिकांत दुबे बांग्लादेश को करता है। हमारा बच्चा को मिलेगा पढ़ने के लिए 5 घंटा बिजली, और बांग्लादेश को मिलेगा 24 घंटा बिजली। तो बांग्लादेशी को सबसे ज्यादा संरक्षण देने का काम तो बीजेपी कर रहा है, निशिकांत दुबे कर रहा है। बांग्लादेश बिजली जाने में राज्य सरकार का कोई भूमिका नहीं है। भाई राज्य सरकार का पावर प्लांट तो अदानी लगाया था, अदानी केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए ना। मुद्दा कौन उठा रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठ का भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ सीधा सीधा उनका गलती हो गया। अरे भाई केंद्र सरकार के पास गृह मंत्रालय उसके पास है। अगर राज्य सरकार बोलती है कि नहीं, राज्य सरकार अगर नहीं हटा पा रहा है बांग्लादेशियों को, तो केंद्र सरकार है, बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। गृह मंत्री अमित शाह 1 सेकंड में हटा दीजिए ना बांग्लादेशी लोगों को, बिना गृह मंत्री का। क्या लगता है आपको गृह मंत्री के चाहने से 1 सेकंड में हो जाएगा? एकदम होगा, कहीं नहीं होगा। 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 10 साल से अमित शाह जो है आकर के बोलते हैं पूरे जगह की देश सुरक्षित हाथों में। हम बता देते हैं कि आप बिहार से, आप पटना से एयरपोर्ट में बैठिए मुंबई जाने के लिए, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं और सरकार नहीं चाहेगा, आप जा पाइएगा क्या? नेवर। अगर नहीं जा पाइएगा तो बांग्लादेश से हजारों की संख्या में कैसे भारतीय बॉर्डर में लोग कर जाएगा एंट्री? और अगर भारतीय बॉर्डर में एंट्री कर रहा है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की मिली भगत है। अमित शाह गृह मंत्री, उनकी मिली भगत है। बिना अमित शाह या गृह मंत्री का संरक्षण और उनके सहयोग का कोई भी एंट्री नहीं मार सकता है। बांग्लादेश तो छोड़ दीजिए, अमेरिका का भी कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं जी आप, हिला दिए एकदम हमको, तिल मिला गए हम। यहाँ से बताइए 20 तारीख के बाद डुमरी में क्या होने वाला है? 20 तारीख के बाद जो देश आज़ाद जब से हुआ है वही होगा। ना विकास का बात होगा, ना शिक्षा का बात होगा, ना स्वास्थ्य का बात होगा। जो जहाँ से आया है जीत के, अगर कोई जीत जाता है तो चला जाएगा। मंसूर आलम डुमरी का बेटा है, डुमरी में रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि परिसीमन भी होने वाला है 2024 में। ठीक है, रिजल्ट कुछ भी आए जी, कहाँ देखते हैं गिनती के बाद, कहाँ देखते हैं? मतलब चुनाव जीतेंगे, दिल जीतेंगे, वोट जीतेंगे, और क्या स्थान रखेंगे? मैं तो बता रहा हूँ, हारूं या जीतूं, स्थान हमारा जनता के दिल में है। और पहली बार अगर मैं हार भी गया, चूँकि मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और नेगेटिव वे से भी सोचता हूँ। जगन्नाथ महतो जब पहली बार विधायक
चुनाव लड़े थे, तो वो भी हारे हुए थे और उनका भी सम्मानजनक स्थिति नहीं था। मंसूर आलम भी अगर पहली बार चुनाव लड़ के हार जाता है, तो अगली बार के लिए मैं मजबूती से तैयारी करूँगा और मैं खाली हाथ जनता के बीच में नहीं जाऊँगा। जब 2029 में जनता के बीच में जाऊँगा, तो उसके बीच में महिला कॉलेज लेके जाऊँगा, बीएड कॉलेज लेके जाऊँगा, नर्सिंग कॉलेज लेके जाऊँगा, फार्मेसी कॉलेज लेके जाऊँगा, पैरामेडिकल कॉलेज लेके जाऊँगा। मैसेज दे दीजिए। चलिए हमारा तमाम मतदातागण और ग्रामीणों से और डुमरी विधानसभा के वासियों से अनुरोध है कि आप मैं हारूं या जीतूं, मुद्दा यही नहीं है। अगर आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई विधायक ही आपका सब काम करता हो, कोई कोई हार के भी काम करता है। 11 हम लोग 12 प्रत्याशी खड़ा हैं, एक कोई जीतेगा, 11 लोग हारेंगे। अगर मंसूर आलम हार भी गया तो नेता बन के और बेटा बन के आपके लिए काम करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप कोई विधायक बन भी जाता है, तो जिस तरह आपके जीवन में आज तक परिवर्तन नहीं हुआ, ना आपके बच्चा का शिक्षा के लिए महिला कॉलेज खुला गया, ना बीएड कॉलेज खुला गया, तो वो अगला जीत करके भी नहीं खोलेगा। मंसूर आलम को इतना आप लोग सम्मानजनक वोट दे दीजिए कि मंसूर आलम कम से कम ये हौसला और आत्मविश्वास के साथ फिर से जनता के बीच में 2029 की तैयारी के लिए लग जाए कि कम से कम एक एनर्जी हमको मिले, एक हौसला मिलते रहे, आत्मविश्वास हमारा कायम रहे। देखिए, इलेक्शन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ संस्कार और मैनर ऐसा होता है जिसके आगे इंसान मतलब नतमस्तक होता है। मैं इनके शैली को, भाषा शैली को और शिक्षा व्यवस्था को, जैसे इनका जो भी मतलब मैंने देखा इतने देर के इंटरव्यू में, उसके लिए आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ बॉस, क्योंकि आप अच्छे हैं, शिक्षित है, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छा खासा ज्ञान और नॉलेज रखते हैं और एक्सेप्टेबल स्वीकार मोड में रहते हैं कि डुमरी की जनता जो निर्णय लेगी, बट मैं अपना परिश्रम और 2029 वाला भी ख्वाब, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इतना सुंदर लाइन के साथ इस संस्करण में इन्होंने जनता को मैसेज दिया। तो मंसूर आलम जी, हमें तो बड़ा मज़ा आया, और मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, मैं सभी तमाम प्रत्याशियों के पास जाता रहता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मंसूर आलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके व्यूअर्स को भी, और इसी तरह लाड़ प्यार भी इनके न्यूज़ चैनल को देते जाइए। निश्चित रूप से इनसे जब हम मिले तो बड़ा अलग टाइप का अनुभव हुआ, और ये ट्रेडिशनल टाइप के यूट्यूबर या पत्रकार नहीं लगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और निश्चित रूप से इनको सहयोग करने का काम करें और इनके हौसला अफजाई करें, इनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। क्या ही चाहिए जीवन में, अगर आप एक पत्रकार हैं। और देखिए, छोटा सा सवाल है, सारे जिस सवाल किससे कर रहा हूँ उसका नाम नहीं बताऊंगा, बस इशारा समझिएगा। अगर आप पत्रकार हैं और 12 विधायक हैं और 12 विधायक के दरवाजे पे नहीं गए हैं, तो बॉस माफ़ कीजिएगा, आप पत्रकार नहीं हैं। धन्यवाद।